एंड आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है आरुषि. शी इज एन इकोप्रेन्योर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज द पर्सन हु वेयर्स मेनी हैट्स. What inspired you to work in this renewable sector? सस्टेनेबिलिटी में तो मुझे बचपन से काफ़ी अवेयरनेस थी क्लाइमेट चेंज के बारे में. वी वर अ पार्ट ऑफ द COP28 टीम. या हाउ इज दुबई एबल टू डू सो मच डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द क्लाइमेट. केदारनाथ लद्दाख में भी यही प्रॉब्लम है. टूरिस्ट जाते हैं, कचरा करके वापस आ जाते हैं, और वहाँ डस्टबिन्स का एक इशू ज़रूर है कि कई जगह हम जाते हैं अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पे, कई बार डस्टबिन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं. वो चीज़ म्यूनिसिपैलिटी को ध्यान देनी पड़ेगी. एंड आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है आरुषि. शी इज एन इकोप्रेन्योर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज द पर्सन हु वेयर्स मेनी हैट्स. शी इज आल्सो इन द न्यूज़ बिजनेस and a lot more. Let's deep dive into this. How are you? How's everything going? I'm good. Everything's great. I was here in Delhi for an award ceremony by the Integrated Health and Wellbeing Council of India. So they had given me an honor for my work in climate advocacy. So, and fortunately, that's when our stars aligned. Right. And I figured out we can do the podcast as well. So very happy to be here. So आरुषि, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि what inspired you to work in this renewable sector? सस्टेनेबिलिटी में तो मुझे बचपन से काफ़ी अवेयरनेस थी क्लाइमेट चेंज के बारे में. स्कूल में जितने पोस्टर कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं उस पर हमेशा कोई एनवायरमेंटल इशू पे ही आर्ट बनाती थी. बट द ओनली टाइम दैट, एंड ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर फार्मिंग बहुत होती थी मेरे नाना नानी के यहाँ. एंड देयर वाज ऑलवेज दैट इनहेरेंट रिस्पेक्ट फॉर भूमि, पृथ्वी, कि एक कनेक्ट टू द एनवायरमेंट. तो बट द ओनली टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट वॉज ड्यूरिंग कोविड. जब मेरे पास टाइम था, आई कुड रीड अबाउट थिंग्स, आई कुड रीड अबाउट व्हाट इज़ आवर रोल एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. एंड मैंने एक शो देखा था तब नेटफ्लिक्स पे विच इज़ कॉल्ड द पॉलिटिशियन. एक्चुअली दैट्स व्हाट मेड मी स्टार्ट लीडिंग अ लो वेस्ट लाइफ एट होम. तो उस शो में एक कैरेक्टर थी जो कि एक ऐसी लाइफस्टाइल जीती थी जहाँ पे जितना भी वो कम प्लास्टिक जनरेट करी वो सबको एक जार में कलेक्ट करके रखती थी. एंड दैट रियली इंस्पायर्ड मी बिकॉज आई थॉट ये तो एक्चुअली बहुत ईजी है. इससे कम से कम हमें आइडिया होगा, एक अकाउंटेबिलिटी होगी कि हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं अपने घर से. एंड दैट स्टार्टेड. फिर मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम अच्छा काम कर रही हो, अच्छा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, अब कुछ बड़ा करो. like do something bigger that involves community also, क्योंकि एक जने के करने से कुछ नहीं होगा. एंड तब मैंने अपने कम्युनिटी में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए, जो कि प्लास्टिक फ्री ऑल्टरनेटिव्स लोगों को बताना, एजुकेट करना, सेमिनार्स लेना, सोशल मीडिया पे काफ़ी ब्लॉगिंग शुरू करी. एंड दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ स्टार्टेड. एंड टुडे आई एम फॉर्चुनेटली लाइक नाउ आई हैव द प्रिविलेज वेयर आई एम एबल टू रन अ बिजनेस दैट डील्स विद रिन्यूएबल एनर्जी. तो हम लोग बायो पैलेट्स बनाते हैं एंड दैट इज़ मेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट. तो अब जो फार्मर्स वेस्ट जिनको हमेशा वो जलाते थे, अब उनको जलाने की ज़रूरत नहीं, हम उनसे ख़रीदते हैं एंड हम उसको कंप्रेस करके पैलेट्स बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में. तो ये ब्लैक कोल का एक रिन्यूएबल अल्टरनेटिव है. इट कम्प्लीटली रिमूव्स द रिक्वायरमेंट टू माइन. I also happened to notice that you were a part of the COP28 team. या How was it like? So मुझे the conference happened in December last year, and it was, for me, it was the first time that I got to experience climate action at such a large scale. And I had never attended a UN conference before that, so it was eye-opening. And what the best part about it was that not only did they raise $55 billion to mitigate climate change, but this time they also built a framework. They established a framework on how to use that money, and more accountability. Lots of wonderful representation across the globe. From India, obviously, we had Modi ji going and talking about how India is on track to meet its Paris Agreement goals. Our solar, energy schemes, and Sadhguru ji was there, who spoke about his Save Soil movement, where he is working on preserving the soil, because we've seen, global warming was the big crisis that we've been hearing about.
but we've crossed that stage because this year's summer has been proof that temperatures तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो crisis actually अब खत्म हो चुकी है. The next upcoming crisis now is going to be food. That the soil that we have now is no longer fit for growing vegetables and stuff. And there was a sustainable fashion पे काफ़ी काम हुआ था conference में. There was a lot of awareness on that. Immense focus on renewable energy, technology, and climate finance. And they had multiple sessions on building green cities, building sustainable communities. They showcased the sustainable history of the Middle East in a beautiful way. And the best part about the conference was that it was all organized so beautifully in Dubai Expo City. So the venue itself is powered by solar, and it's a huge venue. Like, to get from one hub to the other, it was taking like, you couldn't walk. You had to take like a shuttle, the battery operated shuttle or something like that. And the hubs were so wonderfully organized and segregated. There was one on renewable energy, there was one on climate finance, there was one on empowerment of genders. So I think the best part was that they were able to showcase everything so beautifully. There was a entire pavilion built on just marine ecosystem, food expo. So like, how is what kind of climate resilient food can we eat in order to reduce our food carbon footprint. And I attended a lot of sessions on green architecture. So how is Dubai making it? So of course we've already known that it's the city of architects and everything, and architecture, but how are they making it eco-friendly now? How are they able to do so much development without causing any harm to the climate, or at least less harm? अभी आपने नाम लिया मोदी जी का, एंड हमने ऑफ रिकॉर्ड बात भी करी थी कि अगला इलेक्शन हो सकता है क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस पे लड़ा जाए. मोदी जी क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए? Modi ji, I think after 2014 specifically, I have seen so much emphasis in India on climate mitigation, and I'll give you a recent example, that is the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. So the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana जो मोदी जी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के दिन लॉन्च किया था एंड का निर्माण किया, एंड उन्होंने लिटरली अभी हमारे देश को उनके आने के बाद से ही हमारी देश अभी वर्ल्ड में 4th या 5th लार्जेस्ट सोलर पावर बन चुकी है. एंड एशिया की सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे कंट्री में है, जो कि मोढेरा सन टेम्पल मोढेरा गांव में है, जहाँ पे कोइंसिडेंटली सन टेम्पल भी है. सो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एक सिग्निफिकेंस है उस चीज़ का. एंड अब उन्होंने इस योजना के थ्रू उनका वो हर घर में अब सब्सिडी दे रहे हैं 40 to 50% की एक पैनल खरीदने में फॉर रेजिडेंशियल अपने घरों के लिए, रेजिडेंशियल एरियाज के लिए. एंड आई थिंक अब उन्होंने ये सोलर एनर्जी को अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी एक तरह से अफोर्डेबल बना दिया है कि आपको हर महीने 8-8 हज़ार बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है. अब आपका 100 रुपये, 50 रुपये, 0 रुपये आएगा बिल एक टाइम की वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे. हमारे घर में भी सोलर है, जो हमने स्कीम भी काफ़ी पहले लगा लिया था, बट अब तो और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है. और इससे काफ़ी सारे बिल्डर्स भी जो बना रहे हैं अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, उनके यहाँ भी अब सोलर लगाना एक ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है काफ़ी स्टेट्स में. एंड हमारा देश इतना डाइवर्स है वेदर के टर्म्स में, क्लाइमेट के टर्म्स में, इतनी धूप आती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ सोलर ना लगाना इज लाइक स्टूपिडिटी. मैं अरुणाचल प्रदेश गई थी अपने फैमिली के साथ, एंड वहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल लाइन से इतने सारे पैनल्स बिल्कुल लगे हुए हैं खेतों में जो सरकार ने लगाई, एंड ताकि वहाँ की लोकल कम्युनिटी बिजली यूज़ कर सके अपनी खेती में भी, जो भी उनको टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं. अब वो वहाँ कीवीज उगा रहे हैं. पहले हमारे यहाँ कीवी आती थी न्यूजीलैंड से, एक कीवी आती थी 70 रुपये की, 60-70 रुपये की. अब वो कीवी 8 रुपये की आती है. वो क्यों? क्योंकि हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई हमारी. एंड हमारे घर का बिल कुछ नहीं आता है. हमारी तो ईवी भी है, तो हमारे लिए डबल बेनिफिट ये भी है कि घर गाड़ी चार्ज करने की भी कोई खर्चे नहीं है, क्योंकि दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई सोलर. सोलार के अलावा उन्होंने ब्लू इकोनॉमी पे काफ़ी एम्फोसिस किया है. सो ब्लू इकोनॉमी हमारी जितनी भी कोस्टल एरियाज है, अगेन लाइक जैसे मैंने कहा, इतना डाइवर्स है इंडिया का लैंडस्केप की सारे कोस्टल एरियाज में वो अब चाहते हैं कि कोस्टल कम्युनिटी एक ऐसे तरह से एम्पावर हो जो कि क्लाइमेट का भी ध्यान रखे, यानी कि आप यू आर नॉट मिस यूजिंग द ओशन,
कम्युनिटी वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड टूरिज्म एंड इकोनॉमी, ये 5 चीज़ों को, एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5-6 पॉइंट्स को साथ लेके और उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई हैं कि हमारे कोस्टल एरियाज एम्पावर हो, कभी कोई डिजास्टर हो तो वो कैसे अच्छे से मिटिगेट हो पाए, फिशरीज डिपार्टमेंट को किस तरह से सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, मोर प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो एक बहुत ही होलसम अप्रोच रहा है उनका इस चीज़ पे। एफॉरेस्टेशन उन्होंने कितना करवाया है, ग्रीन कवर हमारा बढ़ाया है, पोचिंग लॉज हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं अब, हमारी वाइल्ड लाइफ जितनी भी प्रोटेक्शन वो है, एंड सस्टेनेबल टूरिज्म पे काफ़ी काम हो रहा है कि किस तरह से आप टूरिस्ट को एटलीस्ट जितना पार्ट गवर्नमेंट कर सकती है टू पुट इन दोज लॉज इन प्लेस। तो आई पर्सनली सी अ लॉट ऑफ चेंज इन दीज थिंग्स। एंड हमारे जो गडकरी जी हैं, मैं नागपुर में रहती हूँ, सो आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी, एंड ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड द सिटी बिकॉज ऑफ promoting an eco-friendly lifestyle in the city, and not just that, उन्होंने हर जगह चार्जिंग स्टेशंस बनवाए हैं, उन्होंने हमारी मेट्रो जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट पे चलती है, हमारी मेट्रो में फ्यूल नहीं यूज़ होता है, हमारी मेट्रो में जो बार्बर्स सैलून्स में जो बाल कटते हैं वो बाल को वो यूज़ करते हैं बिजली के लिए। फिर बायो पैलेट्स पे बहुत एम्फोसिस है अब, नाउ दैट इज कमिंग अप, वो एक्सपोर्ट होने की अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है सेंट्रल इंडिया से। अब हम आते हैं टूरिज्म के ऊपर। अभी हम रिसेंटली केदारनाथ गए थे, वी वेंट टू लद्दाख ऑल्सो, वी बिन टू केदारनाथ, एंड वी बीन सीइंग मीडिया में कि अब माउंट एवरेस्ट पे भी ट्रैफिक लगने लग गया है। माउंट एवरेस्ट मतलब लोग जिनने कभी शायद जिंदगी में पहाड़ कभी नहीं चढ़ा, वो भी अब माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं और वहाँ कूड़ा फैला रहे हैं। बिल्कुल। हाउ विल यू एड्रेस दैट इशू? एवरेस्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ केदारनाथ लद्दाख में भी यही प्रॉब्लम है, टूरिस्ट जाते हैं कचरा करके वापस आ जाते हैं, और वहाँ डस्टबिन्स का एक इशू जरूर है कि कई जगह हम जाते हैं अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पे, कई बार डस्टबिन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो चीज़ म्यूनिसिपैलिटी को ध्यान देनी पड़ेगी। कि मैं राजस्थान गई थी एंड वहाँ पे इतना खराब हालत था, एक वहाँ की जोधपुर में ब्लू सिटी जो एरिया है वहाँ पे, तो नवचौकिया के पास, तो वहाँ पे, एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जहाँ फॉरेनर्स आते हैं फोटोशूट्स करवाते हैं, बहुत सॉलिड एरिया है। हम वहाँ रास्ते में हम चल नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना सारा कचरा फैला हुआ था, एंड गाय उसको खा रही है, और आप सोचो आप उसी गाय का दूध पी रहे हो। तभी आपके बॉडी में आजकल रिसर्च में आ चुका है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेन के टेस्टिकल्स तक में प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स मिल रहा है। I was coming to this topic. This is very prevalent कि आजकल हम लोगों में माइक्रो प्लास्टिक्स निकल रहे हैं, सब्जियों में माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहे हैं। क्योंकि हम जिस चीज में फॉर लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज आई विल से, जिस थाली से खा रहे हो उसमें डैश मत करो। So, and that is, as simply put, it is one line. Ki don't pollute the same environment from which you are eating food. And एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट में लोग चढ़ते हैं, बहुत अच्छा एक it's a privilege if you are able to climb such a mountain and everything. लेकिन आप जो गंदगी करके जाते हैं वो वहाँ के बेचारे लोकल शेरपाज हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, उसको साफ करके फिर पूरा ढो ढा के नीचे तक वापस लाते हैं। क्या ज़रूरत है? एंड अगर आप जा भी रहे हो, यू हैव टू डू इट इन सच अ वे कि आप अपना कचरा वापस लेके आइए। मैं जानती हूँ एक अंकल को जिन्होंने, मेरे फादर की सीनियर हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, एंड उनके प्रेजेंटेशन में मैंने यही देखा कि वो अपना सारा कचरा पूरी टीम वापस लेके आई, वहाँ छोड़ नहीं दिया था उन्होंने। सो आप उस लोकल एनवायरनमेंट को कितना खराब कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा ना आए कि जब मनाली भी आप जा नहीं पाओगे, वो हिल स्टेशन रह नहीं जाएगा, बिकॉज आपने हिमालयन रीजन को इतना खराब कर दिया है। Can you give us some quick tips? How can a person be a sustainable tourist? बहुत सिंपल है। पहले तो कचरा मत फेंको इधर उधर, एंड प्लीज स्टॉप लिटरिंग। आप, हमें तो मंदिरों में, हमने जिस मंदिर में शादी करी थी, मैंने और निखिल, हैदराबाद में बहुत सुंदर मंदिर है, हम वहाँ जिस दिन पहुँचे थे, मंदिर के द्वार के सामने इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, एंड उससे मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे हरकतें टूरिस्ट ही हैं जो आके करते हैं। एंड घर से आप अपने खुद की टॉयलेटरीज लेके जाओ, यू डोंट नीड टू यूज़ होटल के वो टॉयलेटरीज, आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। घर के, और घर से भी जो आप लेके जा रहे हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जो कि वाटर बॉडीज़ को कंटामिनेट नहीं करता है।
एंड थर्ड इज़ पानी आप अपने होटल में ज़्यादा पीजिए, बाहर भी अगर आप जा रहे हैं तो ट्राई एंड यूज़ एटलीस्ट ट्राई एंड trash your plastic water bottles carefully. Don't just throw it anywhere, because ऐसे जो pet bottles होते हैं they are easily they are recyclable, so don't just throw them into the soil and things like that. Next is don't harm the animal and marine environment जहाँ पे आप घूम रहे हैं. अगर आप स्कूबा डाइविंग भी कर रहे हैं या आप स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसी समुंदर में 5 बार कूदो. एक बार जाओ, एक्सप्लोर कर लो, वापस आ जाओ. You don't have to compromise on fun for the sake of doing something right for the planet. You can do both. And जब टाइम मिले, try and offset your carbon footprint जो आप फ्लाइट ले रहे हैं उसका by volunteering somewhere. कहीं आपने कुछ प्लांटेशन किया, कुछ क्लीन अप में आप पार्ट लिया आपने. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए जितना हो सके जब आप ट्रैवल करते हैं. हैदराबाद से नागपुर की डिस्टेंस इज़ लाइक 500 किलोमीटर्स. आई एम फ्रॉम हैदराबाद, बट मैं हर बार फ्लाइट नहीं लेती हूँ, मैं कई बार ट्रेन भी लेती हूँ, बिकॉज ट्रेन से 7 आवर्स ही है एंड इट्स अ डे ट्रेन. आजकल रेलवेज बहुत अच्छी हो गई है इंडिया में. सो अगर पॉसिबल है तो टेक मोर ऑफ दैट, टेक मोर ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट्स. मेट्रो हो गया, ऑटोज हो गए, दैन व्हीकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. So why is it sustainable development is important for our planet? Because sustainable development, first of all, is not about activists. It's not about Ped Bachao Andolan and things like that. It encompasses every dimension of the planet. It's not just taking care of the environment, it's also taking care of people, communities, economy. So I always talk about the 4P principle of sustainable development, which is profit, planet, people, and policy. All four hand in hand have to go together to make sure that sustainable development is happening at every level, whether it's villages or urban areas. So if I'll ask, क्या अभी ऐसा हो रहा है कि लोग एक्टिविज्म में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं instead of doing something on concrete for this? Very rightly said. My personal experience has definitely been that in environmentalism. मैंने ज़रूर ये देखा है कि एक्टिविज्म काफ़ी ज़्यादा है. एंड मैं ये नहीं कहती कि एक्टिविज्म ज़रूरी नहीं है. ऑफ कोर्स एक कोई तो होना चाहिए जो आवाज़ उठाए, इश्यूज रेज करे. एंड अगर कोई पेड़ अननेसेसरीली कट रहा है, वो बचने से भी उसको भी कटने से बचाए. लेकिन आजकल की एक्टिविज्म माइंडलेस हो चुकी है. तो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं ऑन नारेबाजी दैन ऑन डूइंग समथिंग ऑन द ग्राउंड. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट चेंज सिस्टमैटिकली दैन ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट द सिस्टम. एंड आप अपने, अगर आप नाखुश हो किसी चीज़ से अपने घर में, आसपास में, लोकेलिटी में, आप घर से ही कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होकर करे. उससे आपका सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगा, आपका दिमाग नहीं खराब होगा. यू विल बी कूल हेडेड एज वेल. You will not constantly be angry at things and angry at people, and you will always have the right questions to ask. Okay, so आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं. What is the most favorite thing about this field? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक मुझे एक बहुत फुलफिलमेंट एंड सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने कहीं पे आई वॉज एबल टू मेक अ डिफरेंस. Because I have always loved nature since I was a child, so for me it's like a soul purpose connect. When I started getting into this field, मुझे suddenly it's like सब चीज़ें align हो गई, and mentally I was at a very different level. कि okay, I have finally done it, like found the thing that I am the most passionate about and which I am good at also, and I am able to get solutions on board for people who are having problems and help municipalities as well. So lot of satisfying things. And मुझे इंस्टा पे एक बार एक मैसेज आया था, मैंने हैदराबाद में क्लीन अप करवाया था एक, तो वेस्ट क्लीन अप, एंड आई थिंक उसकी पिक्चर्स एंड वीडियोस देख के मुझे बहुत रैंडम लड़की का मैसेज आया था कि हाय आरुषि, वी हैव अ प्रॉब्लम नियर माई लोकेलिटी. मेरे घर के पास में एक बहुत सुंदर लेक है, और मैं जब भी उस लेक के पास बैठती हूँ तो मुझे वहाँ पे सिर्फ काला पानी दिखता है. पोल्यूटिंग जो पेट्रोलियम वाला जो चीज़ होता है वो पानी दिखता है. Can you please help me and can you please fix it? And we are working on it now. So मुझे इतना satisfying लगा that somebody turned to me to fix a problem for her. She didn't email the collector or the, not to offend bureaucrats, but she didn't reach out to them. She didn't reach out to NGOs. She thought I will be able to fix it for her. So that was quite satisfying. अभी आपने नाम लिया मोदी जी का.
मोदी जी क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं? वो क्या नहीं कर रहे हैं आप ये पूछिए। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हर एक एरिया में उन्होंने काम किया है। ही इज गॉटन अस सोलर स्कीम्स वेर यू हैव नाउ 50% सब्सिडी फॉर, जहाँ पे आपको 50% सब्सिडी मिल रही है एक सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए। जो उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन लॉन्च किया था, वो ब्लू इकोनॉमी पे इतना ध्यान दे रहे हैं। वो वहाँ पे सारे कोस्टल एरियाज को एम्पावर कर रहे हैं कि वो कैसे फिशिंग, टूरिज्म, क्लाइमेट डिजास्टर मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, उनको उनकी सहायता कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का उन्होंने निर्माण किया। स्वच्छ भारत में पूरे देश को समझ आई ये बात कि अब आप लिटरिंग नहीं कर सकते हैं, आपको अब एक बेसिक सिविक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज व्हाट ही गॉट इनटू द पीपल। उन्होंने एक हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज और एक्ट्स हैं उस पर उन्होंने बहुत काम किया। वो इंडिया को ग्लोबली इतनी बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो कार्बन नेट जीरो गोल जो हम लोग का चल रहा है उस पर फास्ट ट्रैक करके वो ये मेक श्योर कि हम ग्लोबली एक ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ पे हम दूसरों को सिखा सकते हैं कि आपको अपने टारगेट्स कैसे मीट करने हैं नेट जीरो इकोनॉमी बनने के। अभी आपने बोला कि मोदी जी ने बहुत सारी चीजें करी हैं। मोदी जी कर रहे हैं वो चीज और है, और हम एज सिटीजन्स क्या कर रहे हैं वो चीज और है। बैन Correct, तो उन्होंने very प्लास्टिक true. भी करा है, वेरी पर ट्रू। आज भी आप किसी भी परचून की दुकान पे जाएंगे या किसी भी दुकान पे जाएंगे, वो सीधा निकाल के आपको प्लास्टिक का पैकेट दे देता है, प्लास्टिक की थैली मिलती है। एज सिटीजन्स हमें क्या करना चाहिए मोदी जी के गोल से अलाइन होने के लिए? पहले तो घर से आप अपना जो कचरा जनरेट कर रहे हैं उसको आप अकाउंटेबिलिटी के साथ एक देखिए कि आप घर से कितना, हाउ मच वेस्ट आर यू जनरेटिंग फ्रॉम योर होम। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग टू मच ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। उसको एलिमिनेट करना बहुत आसान है। घर के सारे जितनी भी क्लीनिंग इक्विपमेंट होती है, आपके क्लीनर्स हो गए, डिश वॉश हो गया, आज मार्केट में इतने हर्बल अच्छे हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक क्लीनर्स अवेलेबल हैं जिससे आपके सारे बर्तन घर सब धुल जाता है। आपको प्लास्टिक बॉटल वाली चीजों को यूज करने की जरूरत ही नहीं है जो रिसाइक्लेबल नहीं होता है और जो वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करता है। क्योंकि घर में आप जो जिस चीज से आप सफाई कर रहे हैं वही चीज आपके वाटर बॉडीज में जा रहा है ड्रेनेज के थ्रू। टू अवॉइड दैट आपको हर्बल चीजों पे स्विच करना है। एंड हम प्रीवियस क्वेश्चन पे अगर हम वापस जाए तो जैसे मोदी जी ने ये भी चीज एक इनकलकेट करी है हमारे में कि बेसिक, गोइंग बैक टू द बेसिक्स, कि हमारे दादा दादी कैसे रहते थे। एक एंशियंट वे ऑफ लिविंग जो इंडिया में फॉलो होती थी हमेशा से, कि आप प्रकृति की चीजों का आप इस्तेमाल कर रही है अपने भले के लिए, अपने रोज की डेली लाइफ के लिए, और जो कि इजी भी है, हेल्दी भी है आपके लिए भी और प्लानेट के लिए भी। आप टॉक्सिन से दूर रहें जितना हो सके। आप नहाने के लिए आप वो बॉडी वॉश केमिकल वाला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है जब आपके पास घर में बेसन है, दाल के पाउडर्स हैं, चावल का पाउडर होता है, ऑरेंज का पील का पाउडर बनता है सुखा के, और वो मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल है बिकॉज इंडिया हमेशा से बहुत बड़ा हर्बल मार्केट रहा है। अब आप देखो वेस्ट में आप जाओ तो अब यूएस में लोग योगा कर रहे हैं, हमारे अश्वगंधा और ये सब खा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, मैदा और सीरियल खा रहे हैं। तो मोदी जी ने जो ईयर ऑफ मिलेट्स शुरू किया वो किस लिए किया? बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि कि वो लोकल है, इंडिया की कोई चीज है, वो है फर्स्ट चीज, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है मिलेट इज अ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप। सो मतलब कि मिलेट को ग्रो करने के लिए कम पानी इस्तेमाल होता है एंड इट इज रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। मतलब कि चाहे बाढ़ आ जाए या कुछ हो जाए वो क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जो खाना जो लेबर खाते हैं ना, सस्ता खाना, एक्चुअली वो सबसे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए भी और प्लानेट के लिए भी। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ बाइंग पैकेज्ड फूड, आप घर का सिंपल लोकल खाना खाइए जितना हो सके। अगर आप बाहर भी खा रहे हैं तो खाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी मत खाइए, बट बी लिटिल माइंडफुल। कपड़े हम देखते हैं कबर्ड में जो लोग थोड़ी भी प्रिविलेज्ड हैं, कबर्ड में रखने की जगह नहीं है, लेकिन ज़ारा और H&M से खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़, दीज आर फास्ट फैशन ब्रांड्स। अगर आप एक बार भी उनके बांग्लादेश की फैक्ट्री में चले गए और आपने उनकी वीडियो देख ली, आप दोबारा उस ब्रांड से खरीदेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज इतनी गंदी कंडीशंस में उनके वर्कर्स काम करते हैं। आपको इंडिया की कॉटन और खादी पहनने में क्या शर्म है? तो वोकल फॉर लोकल इज वन मोर थिंग विच इज़ वेरी कनेक्टेड टू सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। घर पे आप जिस तरह से अपना वेस्ट जो है आपका, अगर फूड वेस्ट होता है घर पे कंपोस्ट करने में 5 मिनट लगते हैं, उससे भी कम। एंड हम में से कईयों के पास एक मेड होती है घर पे जो आती है क्लीनिंग के लिए, आप उसको ही बोल दो, वो 2 मिनट में आपका कंपोस्ट भी कर देगी एंड आपको कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है, आप अपने खुद के किचन गार्डन हर्ब्स ग्रो करिए,
पालक मेथी टाइप की चीज़ें, ताकि आप बाहर से कम लें। सुपरमार्केट से आप फल सब्जी मत खरीदिए, मंडी से खरीदिए। और अपना खुद का एक हैंड बैग लेके जाइए, क्लॉथ वाला है जो भी, जिसमें आप यू कैन कीप रीयूजिंग इट। तो प्लास्टिक, जैसे आपने कहा, वो प्रॉब्लम तभी आती है जब आप खुद से अपने घर से आप एक बैग नहीं लेके जा सकते हैं। What are your plans, next plans in this field, sustainable energy? दो तीन चीज़ें हैं। द फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली पेलेट्स, बायो पेलेट की फैक्ट्री को हमें और ग्रो करना है, एक्सपोर्ट शुरू करना है, ताकि पूरे कंट्री का पूरे वर्ल्ड का कोल डिपेंडेंसी कम हो। सेकेंड इज़, मैं एक होमवेयर और फर्नीचर ब्रांड पे काम कर रही हूँ, जो इस साल शायद लॉन्च हो जाएगा। सो जहाँ पे मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, होम डेकोर के लिए रिफर्बिश्ड वुड के जो फर्नीचर होते हैं, वो चीज़ें मैं बेचना चाहती हूँ। आई वॉन्ट people to buy that instead of plastic decor and things like that. Third is, and also so that it helps the communities that are weaving those products for us or making those products. And third thing is, I want to work with more number of municipalities in terms of marine life restoration and waste management, because waste management is still an issue. अभी नागपुर में सारा कचरा रिसाइकल होता है जो हमारे घरों से जाता है, it's all recycled एंड बट ये सब सिटीज़ में नहीं हो रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी सिटीज़ में इंश्योर करूँ दैट रिसाइकलिंग सेंटर्स और बढ़ रहे हैं, ताकि लैंडफिल वेस्ट ख़त्म हुए। आपकी बातों से सुन के मुझे सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है कि यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मरीन लाइफ। Yeah, I am, because I think it's a very unexplored world. एकदम नई दुनिया है, अलग दुनिया है। मैंने कम ही बार मैंने स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करी है, पर जितनी भी करी है मुझे लगता है कुछ नया, कुछ सीखने को मिलता है उस दुनिया के बारे में। पानी, समुंदर के नीचे एक ऐसा प्लांट ग्रो करता है जिसका नाम केल्प है, जो कि कार्बन पूरा सिक्वेस्टर करता है। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज, वो पूरा जो समंदर के ऊपर का जितना भी कार्बन है हार्मफुल, वो उस चीज़ को सोक इन कर लेता है एक तरह से, एंड इट रिमूव्स इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उससे ज़्यादा हीलिंग कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। एंड अब world is exploring that now. The world is working on growing more kelp under the ocean so that there is more sequestration. World is working more on ensuring that जितने भी गार्बेज जो ओशन में होता था, तो काफ़ी इक्विपमेंट आ गया है जो ओशन क्लीन अप कर रहा है। बीच इज़ डिफरेंट, बीच क्लीन अप इज़ डिफरेंट। ओशन में भी इतना सारा कचरा फैलते हुए मिलता है, तो उसको कैसे क्लीन किया जाए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अब आ गई है, बट इट्स स्टिल एक्सपेंसिव, सो देयर इज़ लेस ऑफ इट नाउ। सो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये स्कूबा डाइविंग और बाकी जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, इनकी वजह से हमारी जो मरीन लाइफ है ये भी इम्पैक्ट हो रही है? 100%। जब कोविड में सब घर पे बंद थे, मुंबई जैसे पोल्यूटेड जगह में डॉल्फिन दिख रही है शोर पे, बिल्कुल शोर के पास। अपने आप तो आई, मतलब वो इसीलिए आई ना क्योंकि वहाँ इंसान नहीं थे। लेकिन वही है कि अब वर्ल्ड एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुका है जहाँ पे वो परफेक्ट बैलेंस अचीव करना, मतलब वो परफेक्ट सोल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल है। पर एक सॉफ्ट बैलेंस ज़रूर हो सकता है जहाँ पे आप टूरिज्म करो पर माइंडलेसली मत करो, and make sure that you're involving the marine life into your tourism. अभी हम लोग बात कर रहे थे मरीन लाइफ की, जी। कॉरल्स की, कैसे बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ और कॉरल्स मर रहे हैं, हमारे मोदी जी उनके लिए क्या कर रहे हैं? सो कोरल ब्लीचिंग होती है, where ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते हैं एंड कोरल स्टार्ट लूजिंग देयर कलर एंड एंटायर लाइफ स्पैन। मोदी जी ने ब्लू इकोनॉमी पे बहुत ध्यान दिया है, एंड ब्लू इकोनॉमी के 3 ही प्रिंसिपल्स हैं या 4 आई थिंक: एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट। तो कैसे इन चारों को साथ लेकर इंडिया की कोस्टल कम्युनिटीज को एम्पावर करना है, बिकॉज ये आज तक बहुत इग्नोर्ड थी। अब जो है वो चाहते हैं कि पूरा इंडिया कोस्टल कम्युनिटी घूमे भी, पर उसको गंदा भी ना करे। आपको मछली खानी है, खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए। और फिशरमैन को प्रॉफिट कैसे होगा, उनको क्या सब्सिडीज देनी है, इक्विपमेंट देना है, उनको कैसे सिखाना है हाउ टू फिश इन अ वे दैट इज नॉट एक्सट्रीमली डैमेजिंग। कि ठीक है, टू सम एक्सटेंट, बिकॉज फूड साइकिल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वो एक एक्टिविस्ट वाला, वो टिपिकल हम एक्सट्रीम स्टैंड नहीं ले सकते कि कंप्लीटली सबके सब वीगन हो जाओ, क्योंकि कोस्टल एरियाज का खाना ही मछली होता है। सो वहाँ लोकल्स को, यू हैव टू टेक इन लोकल लाइफस्टाइल इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर मेकिंग सच पॉलिसीज। डिजास्टर मैनेजमेंट, जब साइक्लोन्स हिट होते हैं या कुछ होता है, तो उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्शन दी जाए।
एंड मरीन कंजर्वेशन पे भी काफ़ी काम हो रहा है. कोरल रीफ रेस्टोरेशन में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मालदीव्स में किया था मैंने, इंडिया में अभी तक नहीं किया है. बट मालदीव्स एंड ये पूरे जो तमाशा हुआ था लक्षद्वीप मालदीव्स में, उसके बहुत पहले किया था मैंने. सो हम गए, निखिल और मैं गए थे, एंड हमने सो आई डाइव्ड अंडर द सी एंड आई प्लेस्ड आयरन स्टैंड. तो कोरल एक ऐसी चीज़ है जो सेल्फ प्रोपगेट करती है. तो हमने एग्जिस्टिंग जो थोड़े बहुत पॉलिप्स हमें मिल रहे थे सिंगल बर्ड्स कोरल के, वो हमने पूरे स्टैंड में लगाए, एंड उस पूरे के पूरे स्टैंड को हमने नीचे बिठा दिया बिल्कुल समुंदर के. एंड वहाँ पे अब आप जाके देखोगे विद इन 5 to 6 months उसमें पूरे कोरल्स थ्राइव करने शुरू हो गए. तो आपने क्या किया, आपने बच्चे बच्चे कोरल्स लेके आपने एक नया इकोसिस्टम बना दिया है कोरल्स के लिए. यू हैव गिवन देम अ न्यू होम. सो डैमेज जरूर हो रहा है हमारी वजह से, ग्लोबल टेम्परेचर्स की राइजिंग की वजह से, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स भी अब चल रहे हैं जहाँ पे यू आर एबल टू क्रिएट न्यू कोरल्स. अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर ही रहे थे. क्या क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए नहीं है? Very rightly said and put, because developed countries, in fact, COP28 conference walk में the भी talk. correct, क्योंकि COP28 कॉन्फ्रेंस में ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही हुई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज आर द वंस जो एसी कमरे में बैठ के, कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो खूब बातें करते हैं, फिर वापस प्राइवेट जेट में अपने घर जाते हैं, लेकिन उनकी जो पूरी उनकी कंट्री का जो इकोनॉमी जो चल रहा है, जो कि मेजरली पोल्यूटिंग है, उसका असर पड़ रहा है गांव में, उसका असर पड़ रहा है अफ्रीका के रिमोटेस्ट विलेजेस में, जिन बेचारों ने कुछ किया भी नहीं है पोल्यूटिंग, पर भुगतना उनको पड़ता है. बांग्लादेश जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, फास्ट फैशन ब्रांड्स की सारे जो उनका सारा कचरा है वो बांग्लादेश के लैंडफिल में जाके डंप करते हैं. तो उनकी सारी लोकल लाइवलीहुड खत्म हो जाती है. सो डेवलप्ड कंट्रीज नाउ नीड टू स्टार्ट walking the talk, like you said, and they need to be accountable for the kind of footprint that they are generating. और तुम आके अफ्रीका के गांव में आके भाषण मत दो कि तुमको कैसे सस्टेनेबल लाइफ जीना है, बिकॉज इंडियन विलेजेस, रूरल एरियाज ऑल्सो, दे आर द मोस्ट सस्टेनेबल प्लेसेस दैट यू विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ अ लाइफस्टाइल, जो शायद अर्बन एरियाज में पॉसिबल कंप्लीटली वाला ना हो. अब हम बैठ के झोपड़ी में तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम मटके का पानी पी सकते हैं, हम मिलेट्स खा सकते हैं, हम हर हफ्ते शॉपिंग, हर महीने या हर कोई ट्रैवलिंग हम जा रहे हैं कहीं करने, तो हर वेकेशन के लिए एक न्यू स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदना ज़रूरी नहीं है. सो वेरी स्मॉल सिंपल बेसिक स्टेप्स दैट वी कैन डू, विच डेवलप्ड कंट्रीज डोंट टेक अप और प्रमोट बिकॉज दे थिंक इट विल हार्म देयर इकोनॉमी. बट अभी आज के टाइम नाउ द जनरेशन इज बिकमिंग सो बैलेंस्ड, लाइक जेन ज़ी एंड स्टफ, तो वो लोग they understand कि both are possible. You can still have fun, you can still work on the economy, contribute to it, but you don't need to keep polluting it so much. On that note, thank you so much Arushi for this. Thank you. And हम देखना चाहेंगे कि आपका जो इनिशिएटिव है ये एक चेंज लेकर आए. Thank you. And we wish you all the very best. Thank you so much Thank for you giving so us your much. time. Thank you. Okay.